बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म मराई। नाज़रीन, एक और नाखुशगवार वाक़या कराची में पेश आ चुका है। आज लियारी बगदादी में जो है वो एक हाई राइज़ बिल्डिंग, 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और मलबे को हटाया जा रहा है। अच्छा, ये इस तरह के वाक़यात कराची में अक्सर व बेशतर पेश आते हैं, लेकिन सिर्फ सिवाय कमेटियाँ बनाने के और सिवाय नोटिस लेने के, रिपोर्ट तलब करने के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हतमी या वहाँ पर इक़दाम जो है ना नज़र आते हों जिसका कोई फ़ायदा भी होता हो। अच्छा, अब देखें, 7 अफराद लुक़्मा अजल बन गए सिर्फ़ और सिर्फ गफलत की वजह से SBCA की या उन इदारों की जिनकी ज़िम्मेदारी है कि मखदूश इमारतों को खाली कराया जाए और उनका कोई अल्टरनेट उनको प्रोवाइड किया जाए और इसका ख्याल रखा जाए, उन इमारतों को देखा जाए। इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो नहीं की जाती। अब 7 अफराद जहाँबाग की तस्दीकी खबर है जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने दी है, और लेकिन हम ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अमवात हैं उसमें इजाफे का ख़दशा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और अगर बच्चे हुए तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मंजर होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हैवी मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन लवाहिकीन और जो ऐनी शाहिदीन हैं, जिन लोगों के वो हुए हैं, जाँ बाग हुए हैं, और उनका ये कहना है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी शुरू कर दिया जाता तो शायद लोग बच जाते। अच्छा, साथ साथ आपको एक और ख़बर भी देनी है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी मलबा गिरता है वो गरीबों पर गिरता है, और जब भी गरीब यानी कि कराची की आवाम, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, कराची की आवाम अगर किसी भी माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ को कानून के दायरे में दबा दिया जाता है और मलबा आखिर में उन पर ही गिरता है जो विक्टिम होते हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे हम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल सवारों की, जिनको अभी ट्रैफिक पुलिस ने तंग किया हुआ है, तंग ही कहूँगा मैं। उनको, उनकी जान जो है वो जोखिम में है, हज़ारों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है नंबर प्लेट्स की वजह से। तो फिलहाल आते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, जो कि बहुत अफसोसनाक खबर है लियारी की, और समझ नहीं आता कि कराची में हो क्या रहा है, किस तरह ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसी पर बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद फराज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। फराज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे दोबारा जो है उनसे राब्ता बहाल किया जाए। नाज़रीन, SBCA के जो हुकाम हैं उनको बरतरफ भी किया गया और उनको बरतरफ भी किया गया, और SBCA कह रही हैं कि हमने नोटिस दिए हैं। कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, ख़ासतौर पर लियारी के अंदर सिर्फ 107 इमारतें ऐसी हैं जिनको गिरने का ख़तरा है, उनको नोटिस दिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको खाली नहीं किया गया। खाली करवाने की ज़िम्मेदारी रियासत की है, और रियासत चाहे तो ज़रूर खाली करवा सकती है, रियासत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अभी रियासत कह रही है ना, इतने सब 75,000 बाइक जो हैं वो सीज़ की हैं, तो ये रियासत का काम है, तो ये 107 इमारतें खाली करवाना कौन सा बड़ा मसला है। बहरहाल हमारा राब्ता दोबारा मोहम्मद फराज साहब से बहाल हो गया। बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब, ये SBCA की गफलत है या उन मकीनों की गफलत है, हुकूमत की गफलत है जो आज वाक़या पेश आया? बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 7 लोग लुक़मा अजल बन गए और कई लोग ज़ख्मी हैं, और जो लोग वहाँ रहना, ज़ाहिर है उनका घर तो ख़त्म हो गया। तो आप किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराते हैं इसकी? निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया ये, और इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम है। सबसे पहले तो हम ताज़ियत करेंगे उन तमाम लोगों की जो कि इसमें जाँ बाग हुए, शहीद हुए। इस मीडिया जो है वो 8 से 10 हलाकतों की तस्दीक कर रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये हलाकतें 2 दर्जन से ऊपर जाएंगी। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो अच्छा। ये एक बहुत बड़ा सामिया है कराची के लिए, और ये पहला सामिया नहीं है, और मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि ये आखिरी सामिया भी नहीं है, ओके। क्योंकि हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते और हम उन तमाम गलतियों को दोहराते रहते हैं, और
ये हमारी आवाम, हमारी हुकूमतें, सब इसमें, इदारे सब इसमें शामिल हैं। नहीं, ज़्यादा अभी आपने जिम्मेदारी बेसिकली प्राइमरी जिम्मेदारी कौन से इदारे की बनती है? देखिए, कराची के अंदर या अब तो खैर ये सिंध का मामला हो गया है कि इमारतों के हवाले से रेगुलराइजेशन की जिम्मेदारी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है, जिसका सही। काम है कि इमारत, नई तामीर होने वाली इमारतों की इजाजत देना, उनको मॉनिटर करना, और पुरानी जो इमारतें हैं उनके मामलात को देखते रहना। सही। इदारा अपने तौर पे एक काम ये कर लेता है कि जब बारिशों का सीजन आता है तो वो एक अपने तौर पे सर्वे करा के शहर में कुछ इमारतों को खतरनाक करार देकर मकीनों को वार्निंग दे देता है कि आप इन इमारतों को खाली कर देंगे क्योंकि किसी भी वक्त ये गिर सकती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर बड़ी तादाद में इमारतें ऐसी हैं जो कि प्री पार्टीशन या पार्टीशन के फौरन बाद की बनाई हुई इमारतें हैं। तो अब वो अपनी एक एज पूरी कर चुकी है अपनी, तो उनमें से बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि अब भी बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इमारतें ऐसी हैं जो कि किसी वक्त मौसमी तब्दीली की वजह से कोलैप्स कर सकती है। तो यहाँ अपने तौर पे पूरा कर देता है। कुछ यहाँ पर जिम्मेदारी मकानों की भी होती है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम इस जिद आ जाते हैं कि नहीं, हम अपना मकान छोड़ेंगे और अपने बच्चों को इस तरीके से मलबे के अंदर जो बना देते हैं हम अपने बच्चों का। आज हम पर मौजूद थे जब वजीर बल्दियात सईद गनी साहब भी वहां पर आए, उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि हम हमारे फैसलों की वजह से कुछ लोगों की छत उनके सरों से जाए, लेकिन उनकी जानें बच जाएंगी। तो ये कुछ सख्त फैसले अगर पहले कर लेते, मकीन भी कुछ सख्त दे देते, कुछ सीरियस ले लेते इस किस्म की वार्निंग्स को, तो ये वाकया नहीं होते। लेकिन अब भी आपको ये मैं बताता चलूं कि पिछले हफ्ते एसपीसीए ने एक लिस्ट जारी की, सिर्फ जारी के अंदर 107 इमारतों की, जिसका अभी आपने जिक्र नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें से एक इमारत की छत गिर चुकी है, दूसरी इमारत की मसमार चुकी है। 105 इमारतें अभी ऐसी हैं जिनके मकीन अपने घरों में रह रहे और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आज सुबह वाकया हुआ है जिस इमारत लियारी वाली, ये इमारत पिछले 24 घंटे से हिल रही थी। अच्छा। जी हाँ, ये इमारत पिछले 24 घंटे से हिल रही थी, जिसकी फैसल ईजी साहब ने भी तस्दीक की। वहां पर उनको भी कंप्लेंट आई थी इस चीज की, किसी भी वक्त गिर सकती थी। ये इमारत 24 घंटे से हिल रही थी, वार्निंग मिल चुकी थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल भी गए थे इस इमारत से, लेकिन बहुत सारे लोग जिद पे थे। इस वक्त भी, जिस वक्त ये इमारत कोलैप्स हुई है, 40 से ज्यादा अफराद ऐसे थे जो कि इसमें फंसे हुए थे। अब तक 8 से 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन कुछ जख्मी भी निकाले गए, लेकिन ये फिगर जो है वो 2 दर्जन से ऊपर जाना है। अभी भी 40 के करीब ऐसे लोग हैं जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं। अच्छा फराज भाई, ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं आप बता रहे हैं कि अगर वो बिल्डिंग हिल रही थी तो इसका मतलब ये है कि मकीनों को पता था कि इमारत किसी वक्त भी गिर सकती है। और वहाँ पर हमारे सुनने में ये आया है कि वो जो फैमिलीज़ थी, ये फैमिलीज़ गैर मुस्लिम थी, हिंदू फैमिलीज़ थी, और उसमें एक फ्लोर पर 3 पोर्शन थे और ये 5 मंजिला इमारत थी। तो इस हिसाब से सिर्फ 3 मकान यानी कि 3 फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर थी, बाकी फैमिलीज़ शायद छोड़ के जा चुकी थी, शायद इसी वजह से कि वो बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में अगर आप अपना घर छोड़ देंगे या उस बिल्डिंग को जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारी रियासत क्या हमें कुछ शेल्टर प्रोवाइड करती है कि अगर खुदा न खास्ता मैं किसी मुसीबत में हूँ और मेरी इमारत जो है वो हिल रही है, तो क्या मैं अगर किसी हुकूमती इदारे को नॉक करूँगा, मैं खटखटाऊँगा दरवाज़ा, मैं हुकूमती इदारे की बात कर रहा हूँ, मैं NGOs की और जो फलाही इदारे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, कि मैं अगर किसी हुकूमती इदारे को खटखटाऊँगा तो क्या मेरी वो मदद के लिए मुझे और मेरी फैमिली को महफूज मकाम या कोई घर या कोई शेल्टर फराहम करेंगे? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां हमसे टैक्सेस तो अमेरिका और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के मुताबिक की उनके रेशो के मुताबिक लिए जाते हैं लेकिन सहूलियात हमें मोहनजोदारो से भी दी जाती हैं। जी हाँ।
तो जो कुछ फहमी अभी आपकी थी कि इसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो इसमें बात करेंगे, तो आई थिंक ये खाम ख्याली है, हमारी ख्वाबों में देख सकते हैं। ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन ग्राउंड कि जब किसी स्तर की छत हिलती है, उस बिल्डिंग को मखदूश करार दिया जाता है, तो ये एक दिन का प्रोसेस होता है, सालों का प्रोसेस होता है। जब आप देख रहे हैं कि एक इमारत जो होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, तो मकीन जो है बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं उसकी मेंटेनेंस को, और उसके बाद एक लंबे अरसे की जो निगलेक्ट उसको निगलेक्ट किया गया होता है, उसकी वजह से वो इमारत लेवल पर आ जाती है कि वो गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। अच्छा, फराज साहब, एक बड़े मज़े की बात यह है कि ये जो इमारत है, अगर हम इसका जो कवर्ड एरिया है, अगर हम उसका तखमीना लगाएं कि वो कितने स्क्वायर यार्ड्स का था, और क्या कानून के मुताबिक और टेक्निकल एलिमेंट को अगर हम इसमें साथ में जोड़ें, तो क्या वहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत बनने की कानूनी इजाज़त थी, जिस पर ये 5 मंजिला इमारत बनी? उसमें एक इमारत में 3 पोर्शंस बने और मुख्तलिफ फैमिलीज़ रह रही थी। इसको किस तरह इजाज़त मिली, ये किस तरह इसका मैप जो है वो पास हुआ, किस तरह ये 5 मंजिलों की कंस्ट्रक्शन, ज़ाहिर है जिन्नात ने तो की नहीं, इंसानों ने ही की है, और इसमें महीनों लगे होंगे, तो ये किस तरह हुकूमत की नज़र से और इदारों की नज़र से बचकर ये बन गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने अभी मुझसे किया है। मैं आपसे एक बात करते चलूं कि जो ये इमारत धसी गिरी है, या जिन इमारतों को 107 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है, ये तमाम इमारतें ऐसी हैं कि जो कि 50 साल से पहले बनी हुई हैं। सही। जो बनाने वाले बिल्डर्स होंगे, उस वक्त के जो अफसरान होंगे, वो मेरे ख्याल में शायद ही उनमें से कोई अभी इस वक्त जिंदा हो, हयात हो, बाकी तो सारे अल्लाह ताला को जवाब दे चुके हैं। लेकिन बात यह है कि आज भी एज वी आर टॉकिंग टुडे, आज भी गैर कानूनी तामीरात लियारी के अंदर बड़े धड़ल्ले से जारी हैं। 200 गज के प्लॉट के ऊपर कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। एसबीसीए इंतजामिया, डीसी साउथ, हर जगह पर मुकम्मल खामोशी है। हमारे बार 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 निशानदही के बाद कुछ जगहों पे जहां पे गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं, वहां पर जाकर एक कॉस्मेटिक डिमोलिशन ऑपरेशन हो जाता है, जिसके 3-4 दिन के बाद उस जगह की वापस से तामीर शुरू हो जाती है। यार, ये आपने बड़ा शानदार लफ्ज़ इस्तेमाल किया फराज साहब, कॉस्मेटिक डिमोलिशन। मतलब ये तो एक तमाचे की तरह आपने जो है ना इदारों के मुंह पर रसीद किया है कि हकीकत में ये ऐसा ही होता है कि वो जो शुरू की 1-2 दीवारें होती हैं उसको गिरा दिया जाता है, जो कि कुछ घंटों में दोबारा तामीर कर ली जाती है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कराची के अंदर सिस्टम है जो कि इतना मजबूत है कि अवाम की इसके सामने, कराची की अवाम की जान माल इज्जत आबरू की कोई इसके सामने हैसियत नहीं है। इस सिस्टम के सामने बड़ा मजबूत सिस्टम है, और ये इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर देखा जाए तो अभी मैं आपको एक इमारत के बारे में बताता हूँ। यही लियारी टाउन है, ठीक है। हम बार बार उस गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करते जा रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है, इसको बचा लो। अच्छा, लोग भी बेवकूफ हैं कि बार बार की निशानदही के बावजूद उसके अंदर फ्लैट खरीदते हैं। छोटा सा प्लॉट है, उसके ऊपर तामीरात की जा रही हैं। बार बार की निशानदही के बाद एसबीसीए अफसरान को, डीसी को बार बार कहने के बाद उस इमारत के ऊपर ऑपरेशन हुआ। कॉस्मेटिक इलीगल फ्लोर के ऊपर कॉस्मेटिक तरीके से तोड़ा गया। उस प्लॉट का नंबर है LY 31/2। अच्छा, एक हफ्ता नहीं गुजरा इस कॉस्मेटिक ऑपरेशन का, वापस से उसके ऊपर तामीरात शुरू हो गई। ये बड़ा बहुत अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एसबीसी अफसरान है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर कहते हैं कि भाई मेरे हाथ तो उसमें नहीं है। उनको हम जब जाकर निशानदेही करते हैं, फराज साहब, पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची जानता है, पूरा पाकिस्तान है, पुलिस है, सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। किस तरीके से हो रही है? अगर एक इमारत को एक बार तोड़ा गया है तो इसका मतलब है कि वो इलीगल थी इसलिए तोड़ा गया है, तो वापस कैसे बनने दे रही है इंतजामिया? मतलब हर इदारा जो है ना यहाँ पर, वो
आवाम का खून चूस चूस कर अब तक उसका पेट नहीं भरा है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची जानता है कि कराची को तो पट्टे पर जो है ना वो दे दिया गया है, पूरे कराची को पट्टे पर दे दिया गया है। और पूरे कराची में पट्टा सिस्टम चल रहा है। इंक्रोचमेंट देख लें आप, हाई राइज देख लें, 60-60 गज़। यहाँ आपको याद होगा जो पिछली दफ़ा लियाकताबाद में एक इमारत गिरी थी, वो 60 गज़ पर तामीर थी और वो बहुत कसीरुल मंजिला इमारत थी, वो भी गिरी। खैर उससे जानी नुकसान इतने नहीं हुए, लेकिन ये जो आज हादसा हुआ ये बहुत अफसोसनाक है, इसमें जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। उस इमारत को भी खाली करा लिया गया था, खाली करा लिया गया था और पूरे कराची को इस पर पट्टा सिस्टम पर जो है ना वो माफियाज के हवाले किया हुआ है, चाहे वो डंपर माफिया हो। बिल्कुल। वो अब मैं आपको एक पेशन गोई करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से, आपके सामने एक अपनी पेशन गोई रखता हूँ। जी जी अब से बताइए। कुछ घंटों के अंदर, कुछ ही लम्हात में, कुछ घंटों में हमारा कोई हुकूमती ओहदेदार आकर एक आला सतही कमीशन, तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान करेगा जो कि इसके ऊपर तहकीकात करेगा वो बन गया। और केफर कर्जदार तक पहुंचाने का वादा करेगा। और उसके बाद ये होगा कि इसकी फाइल जो है वो मिट्टी में दब जाएगी और कोई तो इस सानिया को भूल जाएंगे और हम नए सानिया का इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया फराज साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपने बहुत डिटेल से हमें आगाह किया और हमें तफसीलात बताई और यकीन आपकी नज़र इस पर बहुत गहरी थी, क्योंकि आपको मकानात के नंबर भी जो हैं वो याद हैं। लेकिन नाजरीन, अफसोस का कहना पड़ता है कि आप पूरा नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, आप लियाकताबाद, इस तरफ से लियारी, ईस्ट का, साउथ का एरिया, जैसे बल्दिया, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, कोरंगी, मतलब नेम दी एरिया, आप वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर हम आज भी सर्वे करें और जो नक्शा वो SBCA से पास करवाते हैं और जो तामीर करते हैं वो बिल्कुल उस तरह का नहीं होता जिस तरह का नक्शा पास करवाया गया होता है। और ये बात SBCA को मालूम होती है कि जो नक्शा इन्होंने पास करवाया है इसके ऊपर तामीरात नहीं होंगी। और ये SBCA की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि जो नक्शा पास कराया गया है उसके मुताबिक ही वहाँ पर वो तामीरात की जाएं। लेकिन जाहिर है इन आंखें बंद करने के बहुत सारे इनामात मिलते हैं और उसमें बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग, अफसरान यकीनन शामिल होते हैं। और ये मैं बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ। और अगर मुझे कोई इस बात पर चैलेंज करेगा तो मैं बहुत सारी आपको निशानदेही पे बिल्डिंग्स, आपको इमारतें दिखा भी दूंगा जो मेरी आंखों के सामने भी बनी है और उसमें यकीनन वो गैर कानूनी इमारतें हैं और उसको मिसमार किया जाना चाहिए। लेकिन आखिर में एक शेल्टर बचता है कि वो रिहायशी इमारतें हैं, इसलिए फौरी तौर पर उसको गिराना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अगर रियासत चाहे तो वो जो बिल्डर है उस पर कार्रवाई करे, उससे पैसा जो है वो जो मकीन है जिन्होंने वो प्लॉट या घर या वो मकान या पोर्शन या वो फ्लैट ख़रीदा है उसको वो अदा करवाए और वो जो बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए या जो उसकी ज़िम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नस्ला टावर जो है वो टूट गया, मुझे अच्छी तरह याद है। नस्ला टावर पर जब मैंने प्रोग्राम किया था तो नस्ला टावर टूटा था तो वो जो मकीन थे वो रुल गए थे, ना बिल्डर को कुछ हुआ ना मकीनों को कुछ फ़ायदा हुआ बस, लेकिन नस्ला टावर जो है वो टूट गया। इसलिए मकीन रुल जाते हैं, जिनका पैसा होता है उनका पैसा बर्बाद हो जाता है और कई चक्कर उनको इदारों के लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब, जो कराची का बहुत अहम टॉपिक है इस वक्त। जो कराची में लाखों मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। अजरक वाली नंबर प्लेट और बड़ी नंबर प्लेट जो है वो आवेज़ा करनी है आपने अपनी मोटर बाइक के पीछे और आगे भी। अच्छा जी, अब चलें, ठीक है, आपने ये कह दिया कि आवेज़ा करनी है और उसके लिए जो फ़ीस रखी गई है नंबर प्लेट, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जो मोटर बाइक्स की या मोटर कार्स की नंबर प्लेट्स जो जारी करते हैं उन पे उनकी जो फ़ीस है वो है 1850 रुपये फॉर मोटरसाइकिल, जिसमें 2 नंबर प्लेट्स बनेंगी, एक आगे की और एक पीछे की, जिसका स्टैंडर्ड जो प्रोसेस टाइम होता है वो 1 हफ्ते से 15 दिन का है। लेकिन अगर आज या कल हम जाते हैं, जो लोग आज या कल गए हैं उनको वो महीनों का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है रश की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्रोडक्शन जो है वो इतनी तेज़ नहीं है, रश की वजह से वो उनको टाइम 2-3 महीने का दिया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कार के लिए, तो कार की जो नंबर प्लेट है उसकी जो फ़ीस है वो है 2450 रुपये, यानी कि 2450 रुपये कार की फ़ीस है नंबर प्लेट्स की।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से जो नंबर प्लेट्स का इजरा एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा था, तो क्या वो फीस उसमें एडजस्ट नहीं करेगा? आवाम को नई फीस ही देनी है या अपने पास से नंबर प्लेट आवेज़ा करनी है? अगर आपने ये करना था तो उसका तरीक़ेकार ये था कि आप शुरू से करते, या अगर आपने कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाया है जिसमें आपने कैमरे के ज़रिए चालान, ई चालान करने, इस पर भी बाद में बहस करेंगे, अगर हमने कैमरे के ज़रिए आपने ई चालान करने हैं तो उसके लिए आप मैकेनिज़्म ऐसा बनाते कि जो नंबर प्लेट्स आपने इजरा की हैं वो उसके एल्गोरिदम पर फिट बैठती और वो उसके ज़रिए चालान किया जाता, क्योंकि नंबर प्लेट्स एक्साइज ने ही जारी की हैं। अच्छा, हर दौर में अलग नंबर प्लेट्स जारी होती हैं। पहले तो नंबर प्लेट जारी ही नहीं होती थी। अगर मैं पुरानी बात करूं, नंबर प्लेट जारी होना शुरू हुई है कोई 2016-17 के बाद से, और उससे पहले तो नंबर प्लेट जारी ही नहीं होती थी। लेकिन वो बेचारे मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने पहले गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाई हैं, वो तो नंबर प्लेट्स खुद बनवानी पड़ेगी क्योंकि जारी ही नहीं की। उसके बाद नंबर प्लेट जारी करना शुरू की, किसी दौर में जारी की, किसी दौर में नहीं की, और अभी पिछले जो 2023 और 22 गुजरा है उसमें शायद नंबर प्लेट्स एक्साइज ने बहुत सारे महीनों में जारी नहीं की। नाज़रीन, एक छोटा सा हमने सर्वे किया हमारी टीम ने और आवाम से सवालात किए कि आपके जो नंबर प्लेट्स हैं इसके ऊपर आप लोगों का क्या रद्द अमल है, किस तरह होना चाहिए। तो पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, आप देखिए कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। ये नंबर प्लेट के हवाले से क्या इशू आ रहे हैं आप लोगों को और क्या मुश्किल? पुलिस वाले रोकते हैं और बोलते हैं ये दे दो, ये नहीं है, ये नहीं है। इन्होंने बस लूटमार मचा रखी है भाई, पीपल्स पार्टी वालों ने। ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, हमें परेशान करते हैं, कहते हैं कि बड़ा नंबर प्लेट लगाओ। उससे क्या होगा? इससे भी नज़र आएगा, उस पर भी नज़र आएगा। महंगी भी पड़ती है, उसमें तकरीबन 1400 रुपये कह रहे हैं दोनों, आगे और पीछे वाले 1400 रुपये के। नंबर प्लेट वालों ने लूटमार मचाई हुई है। अभी देखे जाके 1500, 1800, 2-2 हज़ार रुपये की आगे की और पीछे की नंबर प्लेट बना रहे हैं। तो गरीब लोग हैं, हम मुश्किल से 1800 रुपया बनाते हैं। हैं जी, अभी सोचते ही रहते हैं यार आज ले लें, वो पूरे ही नहीं होते, कल ले लें। अभी मैंने 2-3 दिन करके ये आगे लगाई है, अभी इंशाल्लाह पीछे भी लगाऊंगा। सर जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है हमारे सर माथे पे, हमारा सलाम है, हम यहाँ रहते हैं इस शहर के अंदर, उनके कानून को फॉलो करना हमारा हक है। लेकिन नंबर प्लेट वालों को जाके पूछें, गवर्नमेंट ने बोल दिया उनको पैसे कमाने का मौका मिला हुआ है। जो नंबर प्लेट 200-250 रुपये में मिलती थी, 2-2 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से ऐसा करें? वो गवर्नमेंट इनको भी तो पूछे जाके कि भाई ये आपने लूटमार क्यों मचाई हुई है। एक पतरी काट रहे हैं, उसके ऊपर स्टिकर चिपका के 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं। इतनी महंगी है प्लेटें, 1600 रुपये की लगवाई थी। इतनी महंगी महंगी हैं प्लेटें, आम बात थोड़ी है यार। ये देखो यार, दोनों आगे पीछे की लगवाई हैं। मजबूरी होती है, अभी भी काम से थका रहा, इतनी मजबूरी है। प्लेटें कहाँ से बंदा लगवाता रहे, पर सैलरी लोगों को मिलती ही नहीं है इधर। अब बंदा क्या है, सैलरी कम में हमारी 24,000 सैलरी है। जहां आवाम इतना पिस रही है महंगाई के, उसमें ये नंबर प्लेट का एक अदाब अलग डाल दिया इन लोगों ने। तो हुकूमत बनी इसके बजाय कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ दे, कुछ सुकून करे, वो उल्टा उनको पीसने में लगी हुई है। आवाम की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये जो आपने लगाया है ये लाकानूनियत है मेरी नज़र में। ये तो फरमाइशी प्रोग्राम है। एक आदमी पहले ही बहुत चले दबा हुआ है और आप फरमाइश करके उसको आप किसी ज़ुमरे में डाल देते हैं। आप देखें, मोटरसाइकिल वालों के पास पहले ही कई इशू हैं। कोई बेचारा किसी तरह गाड़ी चला रहा है तो उसका वो हाल वो खुद जानता है, किस तरह उसने अपने मैनेज करना है पूरा मंथली। फिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ये ज़्यादती है, मेरी नज़र में तो ज़्यादती है ही है। अगर मेरा मुखलिस है कोई, मैं किसी की भी मुखालिफ नहीं जा रहा, अगर जो भी मेरा मुखलिस है वो आवाम के लिए पहले सोचे ना, बाद में वो अपनी बात रखे। अगर वो पाकिस्तान की आवाम से मुखलिस है, तो ये जो लोग खड़े इंडस्ट्री एरिया में आप खड़े हुए हो, तो इनके घरों के हाल तो पूछें ना आप। अभी जो हुकूमत ने बोला था वही लगाया हमने प्लेट नंबर, पहले यही बोला था। अभी दूसरी दफा फिर बोल रहे सखर प्लेट नंबर लगाओ। अभी सखर प्लेट कहाँ से लगाएंगे? अभी ये कितने की प्लेट नंबर मिली है? 2000 रुपये की, 900 रुपये की मिली है आगे पीछे वाली, 900 रुपये की। और साइड गिलास बोले थे, साइड गिलास लगाए। इंडिकेटर बोले थे, इंडिकेटर लगाए। अभी 5 दिन मेरी गाड़ी बंद थी थाने में, बोला अपने नाम पे करवाओ, अभी अपने नाम पे भी गाड़ी करवाई है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे को तंग ना किया जाए। हम बच्चों की रोज़ी करने के लिए निकलते हैं, हमारे को दिहाड़ी क्या मिलती है? यही कोई 500, 600, 700, 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अभी नंबर प्लेट बनवाने जाओ 900, 1000 रुपया वो लेते हैं।
गाड़ी के कागज़ बनवाने अपने नाम पे करवाने जाओ तो वो भी तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये वो लेते हैं। अभी हम घर पे रोजी कमाने के लिए ले जाएं या गाड़ी के कागजात बनाएं। ये नंबर प्लेट वालों ने लूट मार कर रखी है। जो 200-300 लेते थे अब 1500 ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि गाड़ी अपने नाम कराओ। गरीब बंदे 25-30 हज़ार की गाड़ी लेते हैं, उधर से ये गाड़ी नाम करने में 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार ले रहे हैं। अब कहाँ जाए, इतने की गाड़ी नहीं होती, गाड़ी भी नाम कराओ। शनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस बनाया हुआ है, गाड़ी के कागज है, सब कुछ है, हर चीज होती है। उनको नहीं पकड़ते जो बगैर हेलमेट के चला रहे हैं। जो हम पक्के होते हैं सारी रात इधर ही होते हैं, काम करते हैं। हमको जो है पुलिस वाले तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले, बस इनको 200-500 दे दो, बाहर काम पास है। गरीब बंदा जो 3 वक्त का खाना नहीं कमा सक रहा है, ठीक है, अभी वो कहते हैं कि ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो 2400 रुपये में, कोई बोलता है 2400 रुपये में, कोई बोलता है आप वहाँ जाओ तो फिर आपकी गाड़ी आपके नाम पे होगी। गाड़ी नाम पे कराने के 6-7 हज़ार रुपये ये लग जाएंगे, फिर नंबर प्लेट इशू करवाने के ये आपके तकरीबन 2400 रुपये लग जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, ये आपने देखा कि आवाम किस तरह परेशान है और आवाम को क्या आवाम चाह रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक्साइज़ जो पहले नंबर प्लेट्स इशू करती थी वो उन्होंने ख़ुद इशू किए हैं वो नंबर प्लेट्स, और अब वो अपनी ही नंबर प्लेट्स को मुअत्तल करके नई नंबर प्लेट्स का मुतालबा रख दिया गया है। तो तरीक़ेकार ये था कि आप उसी फ़ीस में पहले आहिस्ता आहिस्ता पार्शली जिनकी आपने नंबर प्लेट इशू की थी, आपके पास डाटा मौजूद है, आप उनको पहले बुलाते और उनसे नंबर प्लेट्स उनको रिप्लेस करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड फेज़ में ये चीज़ें आप लागू करते। अच्छा, इसकी जो डेडलाइन है वो है 14 अगस्त 2025 की डेडलाइन है, जिसमें गाड़ी आपने अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी करवानी है और आपने नंबर प्लेट्स वाला जो नया पंगा है, अजरक वाला, मोहब्बत वाला, ये आपने जो है ना ये अदा करना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो चालान से, जुर्मानों से बाज नहीं आ रही है। अच्छा, हमें इंकशाफ हुआ है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर AK मोहसिन साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है ये नंबर प्लेट वाली? ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवाम के साथ इंतहा दर्जे की ज़्यादती है और मैं तो समझता हूँ कि ये अब इशू जो है वो मतनाज़ा हो चुका है, नंबर प्लेट वाला इशू। क्योंकि जब आम आदमी और आम पब्लिक जो है इसके फेवर में ना हो और उसके ऊपर इम्पोज जब किया जाए तो वो जो है वो समझ लें कि मतनाज़ा बन जाता है। इसी तरह हम आपको एक छोटा सा डेटा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। वो ये है कि ये जो नंबर प्लेट है ये आवाम के लिए वबाल जान कैसे बन गया है। अब तक करोड़ों रुपए के चालान हो चुके हैं, 12,000 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि कराची में 35 लाख मोटरसाइकिलें हैं, जिसमें से 23 लाख मुख्तलिफ गाड़ियां रजिस्टर्ड भी हैं। ठीक है, अभी तक 6,000 से ज्यादा शहरी जो है वो सिविक सेंटर का रुख कर चुके हैं। वहाँ से जवाब मिलता है जी कि आप अभी वेट करें। एक जानिब कहा जाता है कि आप जल्दी से इन नंबर प्लेटों को अपनी गाड़ियों पर लगाएं और दूसरी जानिब कहा जाता है कि अभी आप वेट करें, क्योंकि उनके पास पहले से जो नंबर प्लेटें मौजूद थी उनकी ही सप्लाई नहीं हुई है और नई नंबर प्लेटों का सिलसिला अभी जारी हो चुका है। ये जो 1850 वाला इशू है ये बेसिकली 18,000 से भी ज़्यादा है, 20,000 है ये। जैसे कि एक शहरी ने, मैं अभी रिपोर्ट सुन रहा था, उसने कहा है कि ये इसके लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करने का, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जब पूरे करेगा और नंबर प्लेट लगाने के लिए जाएगा, उसे अपनी जेब से 18,000 से 20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ये कमाई का एक सीधा सीधा मैं समझता हूँ कि धंधा है। जैसे कि आपने याद होगा सेवर रेफर टिकट एक आया था, वो भी बड़े आवाम में बिका था, ये होगा वो होगा, उसमें इनाम निकलेगा, लेकिन वो सेवर रेफर टिकट जो है वो कहाँ गया, उसके पैसा कहाँ गया, आज दिन तक पता नहीं चला। ये इशू जब भी एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसके लोग साजिद जहनियत रखने वाले, सट्टा जहनियत रखने वाले लोग जब ऊपर होते हैं तो वो बैठकर बंद कमरों में ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम क्यों ना इन करोड़ों जो है वो लोगों को इस तरीके से हम ये करें कि इनसे कुछ पैसा, जैसे कि 36 लाख तो मोटरसाइकिलें हैं और 23 लाख जो है मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, यानी कि ये समझ लें कि सीधा सीधा 60 लाख के करीब ये बन रहा है टोटल नंबर प्लेट्स का इशू। अब 60 लाख को उन्होंने बैठ के डिवाइड किया होगा कि हम इसमें से कितना
हमें पैसा वसूल होगा। नंबर प्लेट की एक्चुअल वैल्यू अगर आप किसी भी बड़े वेंडर को कहें तो मैं समझता हूँ कि 60-70 रुपए से ज़्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है, जो नंबर प्लेट दी जा रही है। और फिर इतना बड़ा साइज उसे करती है। दुनिया में स्टैंडर्ड मौजूद हैं, स्मार्ट नंबर प्लेटें, स्मार्ट कार्ड, और इनकी तरफ दुनिया जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम पत्थर के दौर की तरफ और बैक दौर की तरफ जा रहे हैं। इतना बड़ा नंबर प्लेट जो कि एक बड़े ट्रक के साथ लगता है, वो आपने नंबर प्लेट मोटरसाइकिल के साथ लगा दी है। अरे बाबा, आप अपने कैमरों की एफिशिएंसी को सही करें, स्कैनर अपने सही करें। अब तो जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है। 2-4 किलोमीटर जो है वो दूर से एक्सेस करने वाले कैमराज आ चुके हैं। 4 किलोमीटर दूर आपके नंबर प्लेट ही देखेगा, वो कैमरा आपको एक्सेस करेगा। लेकिन आप इतना बड़ा आपने ऊपर वो लगा दी खंबा, उसके ऊपर बड़े बड़े कैमराज लगा दी, उसके नीचे गुजरने वाली गाड़ी की स्टैंडर्ड नंबर प्लेट वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसके लिए एक बड़ा नंबर प्लेट चाहिए जो कि मोटरसाइकिल भद्दा भी लगे, एक बदनुमा भी लगे, और उसको आप लटकाए फिर रहा हो, शहरी वो कहीं गुम हो गई फिर मसला होगा। ये इशू दरअसल एक पैनिक फैलाने के लिए और पैसा जनरेट करने के लिए है। मैं समझता हूँ कि ऐसा ये करना ही नहीं चाहिए था। जो मुरवजा नंबर प्लेट्स थी उन्हीं को वो स्टैंडर्ड में ढाल के नई जो गाड़ियाँ इशू होती हैं उनमें नया जो उनका वर्जन चाहते हैं कि वो नया वर्जन हो। लेकिन जो पुराने नंबर प्लेट्स हैं उनको भी एंटरटेन करते रहते और फिर ग्रेजुअली उनको नंबर प्लेट्स को तब्दील करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाता, और इसके लिए आउटलेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए जाते। शहरी जाएँ, यहाँ से जाके अपनी नंबर प्लेट अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराएं, शनाख्ती कार्ड जमा कराएं, थंब अपना इम्प्रेशन डालें और वहाँ से नंबर प्लेट हासिल कर लें। अब तो जदीद दौर है, जैसे सेम आप किसी भी जगह से कहीं से भी जाके ले सकते हैं। लेकिन वो आपका थंब लग गया, आपके शनाख्ती उसमें ऐड हो गया, इसलिए वो आप ही की नाम पे। और साहब, आपने जो सॉरी मैंने आपकी बात बीच से काटी क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। ये जो आपने बात कही है ना कि ये सहूलियात फराहम करें और बहुत सारे आउटलेट्स बनाएं और उसके बाद जाके वो बंदा जाए अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले जाए और बोले मुझे ये नंबर प्लेट दरकार है, उसको वो इशू करके दे दी जाए। यकीन करें, यकीन जानिए, आप मुझे नहीं देख पा रहे, मेरी हंसी निकल गई। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, और मत भूलें कि हम कराची में रहते हैं। पहले यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नाफिज की जाती हैं। एक सिविक सेंटर, इसमें आपने बताया कि 6000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो मेरे मुंह से वो वाले अल्फाज में नहीं निकालना चाह रहा कि 6 एप्लीकेशंस आई हैं, संभाली नहीं जा रही इनसे। वो उनको 4 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 1850 रुपये ले रहे हैं नंबर प्लेट के, जिसको आपने एक तखमीना लगाया 60-70 रुपये। जब एक मास प्रोडक्शन होती है और हुकूमती सतह पर होती है तो उसकी तखमीना इतना ही आता है, 60-70 रुपये, 80 रुपये। मुझे याद है कि जब ये नंबर प्लेट्स हम बाहर से बनवाया करते थे गाड़ी की या मोटरसाइकिल की, तो उस पर 200 रुपये की नंबर प्लेट बन जाया करती थी। आज वही नंबर प्लेट जो बाहर वाले जो बना के दे रहे हैं वो 1000-1500 रुपये की। प्राइस कंट्रोल हमारे यहाँ नहीं है। आप आउटलेट्स की बात कर रहे हैं। मोहसिन साहब, मुझे लगता है कि आप जन्नत से आए। नहीं, दुनिया असल में बहुत आगे जा चुकी है। हमारे असल में हुक्मरान या ये जो माफिया, मतलब माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बैठ के जो शहरियों को लूटने के लिए उनकी जेबों पर इनकी नजर होती है। क्या ऐसा प्लान बनाओ इनसे पैसा मार निकालो। अरे भाई, ये मिनिस्ट्रियाँ जो होती हैं कमाने का जरिए नहीं होती, हुकूमत तो कमाने का जरिए नहीं होती। हुकूमत का काम होता है खिदमत करना, हुकूमत का काम होता है सर्विसेज डिलीवर करना, हुकूमत का काम होता है शहरियों की फलाह के लिए मंसूबे बनाना। इतने बड़े बड़े भारी बजट आते हैं, उनके लिए लोगों को भर्ती किया जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में। हर मिनिस्ट्री में आप जाएँ ओवर क्राउडेड है, हर मिनिस्ट्री। मैं एवरी ऑफिस कह रहा हूँ, दुनिया में स्मार्ट ऑफिसिंग का जो सिलसिला है आज से 10 साल पहले से चलता हुआ आ रहा है। स्मार्ट ऑफिसिंग है, आप जाएँ चाइना में, वहाँ पे इंटरनेशनल किसी भी बड़ी फर्म में चले जाएँ जो कि बैन अल-अक़वामी बड़ी ट्रेड करती हो, वहाँ पे जाके अफरादी कुव्वत देखें, चंद लोग उसको हैंडल कर रहे होंगे और वो ऑनलाइन सारी ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। ऑटोमेशन पे सारा चल रहा होता है। हमारे यहाँ देखें जत्थों के जत्थे भरे में, बाबा मेरा बंदा भर्ती कर लो, मेरा बंदा, लाखों करोड़ों रुपए दे देकर लोग भर्तियाँ होते हैं, ओवर क्राउडेड है, फिर सारा खजाने पे बोझ होता है। खजाने में जो पैसा आता है, नॉन डेवलपमेंट बजट आप देखें डेवलपमेंट बजट से ज्यादा है। नॉन डेवलपमेंट बजट क्या है? वो सारी सैलरियाँ हैं। डेवलपमेंट बजट है तरक्याती बजट, उसमें से 40%, 50% डेवलपमेंट बजट में करप्शन है, खा लिया जाता है। और नॉन डेवलपमेंट बजट भी एक लिहाज से करप्शन ही है। इतना बड़ा आपने जत्था बनाया हुआ है गवर्नमेंटों का, भाई उनको कम करें, लोगों को उनका साइज कम करें, स्मार्ट ऑफिसिंग, स्मार्ट वर्किंग करें। आप रैपिड दुनिया में इतने तेजी से काम होता है,
इतने बड़े लेवल पे, मैस लेवल पे भी डिलीवरी होती है और बड़ी स्मूथली और बड़ी आसानी से डिलीवर करके दुनिया निकल जाती है। लोगों को मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमें तरक्की नहीं करनी चाहिए, हमें पीछे और जाना है, बैकवर्ड जाना है। आज मैं शहर में गुजरता हूँ, यकीन करें कि जो शहर की सूरत हाल है कि वो बताने के काबिल नहीं है। शहर उधड़ा हुआ है, नंबर प्लेटों पे उलझे हुए हैं, शहर की हालत है, हर सड़क हर गली का हाल बुरा हुआ है। मेन 4-5-6 सड़कें घूमते हैं। मोहसिन साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सड़कों का ये हाल है और इनको डिजिटल ई चालान की पड़ी है। अब मुझे बताएं, ई चालान आप किस बिना पर करेंगे, आप किस बिना पर करेंगे और क्यों करेंगे? जब आपने शहरियों को सहूलियात ही नहीं दी हुई तो ई चालान क्यों? चालान किस लिए होता है? ट्रैफिक रूल्स किस लिए फॉलो करवाए जाते हैं? ताकि लोगों की जान और माल महफूज रहे। लोगों की जान और माल महफूज क्या, लोगों की जान और माल के पीछे तो हुकूमत खुद पड़ी हुई है। रोड जब नहीं बनाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे क्या? गटरों में बच्चे नहीं गिरते क्या? नालों में गाड़ियां नहीं गिरती क्या? आजकल में आप पीछे बारिशें हुई, लोग करंट लग के नहीं मरे, अभी जो पीछे खड्डे हैं उसमें पानी नहीं भरा, लोग नालों में नहीं गिरे। तो जानो माल तो महफूज आपने नहीं रखा। आपने सिर्फ ट्रैफिक रूल इसलिए होता है ना, तो कि लोगों की जान और माल महफूज रहे, और आप चालान इसलिए करते हैं ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स को के पाबंद रहें। ट्रैफिक रूल्स के लोग कैसे पाबंद रहेंगे मोहसिन साहब, जब रोड पर डामर ही नहीं होगा, रोड खड्डों से भरे होंगे? इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती, इनको कॉन्फिडेंस लेवल देखें आप इनका। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, आप यकीन करें शारा फैसल से मैं गुजरा हूँ। आप शारा फैसल एयरपोर्ट से गुजरे सदर तक, तमाम शारा फैसल इस वक्त डैमेज हो चुकी है। जो अभी हाल ही में बनाई थी, किसने बनाई थी? वज़ीर आला सिंध ने। अपने बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं इनके डी ब्लोच और दीगर बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के ऑलरेडी बड़े प्रोजेक्ट हैं हाईवेज की, बजाय इसके कराची के जो बेचारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मारे फिर रहे थे कि हमें ठेके दे दो, हम लोग हमारे मजदूर भी काम कर लेंगे और हमारा। लेकिन इन्होंने दातू से और सेवन से और लड़काना से ला के डी ब्लोच जैसे और बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वो हाईवे के ठेके उनके जरिए तामीरात ये जो है वो शारा फैसल को और जो है वो तारिक रोड को जो है उनकी सड़कें बनवाई। शारा फैसल की हालत आप देखें, जगह जगह फटी पड़ी है, जगह जगह से उसके गाड़ें पड़ी हुई हैं, टूट फूट का शिकार है, कहीं जगह पैचेस लगे हुए हैं, पैच लगा के निकल जाते हैं। यार शारा फैसल इंटरनेशनल शारा है, उसके ऊपर ट्रैवलिंग देखें आप, वीवीआईपी लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर से आने वाले विजिटर्स, बाहर से आने वाले लोग जो कि होटल्स को जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, उनके ऊपर ट्रैवलिंग, उसकी ये हालत है। आप पूरे कराची का बाकी, मैंने तो सीएम साहब को कहा था कि आप जो ब्लूट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी है, शॉक प्रूफ गाड़ी, उसकी खिड़की में से उसकी जो विंडो है उसमें से तो टेंटेड शीशा लगा हुआ है, उसमें से तो कचरा भी खुशनुमा नजर आता है। आप नीचे उतरें, आप किसी जो है वो हाई रूफ में बैठें या आप मेहरान गाड़ी में बैठें, अगर सफर करें आपको पता चले कि कितनी स्मेल आती है रोडों पे, कितनी मिट्टी आप पे पड़ती है, छक्के कितने आपको पड़ते हैं। आपकी इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में और साफ सुथरे रोडों में घूमते हैं, दूर से कचरा खुशनुमा नजर आता है इनको, अंदर एसी चल रहा होता है, गार्ड आगे पीछे, इनको क्या मतलब है कि बेस बदल के, मैंने कई दफा कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेस बदलें, मोटरसाइकिल पे बैठें या फिर आप मेहरान में या फिर जो है हाई रूफ में बैठें, आपको पता चल जाए कि कराची की सड़कों का लेवल क्या है, कराची की सड़कों का मैयार क्या है, सफाई का मैयार क्या है, आपको उसी बात पता चल जाएगा। आप राउंड लगा के आ जाए लालू खेत का या किसी भी इंटीरियर शाफा के अंदर का या लांडी कुरांगी के अंदरूनी इलाकों में, इनको तो 70 बाइक पे बिठा के पता चलेगा जब स्पाइनल कॉर्ड में मसला होगा इनको। ये दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े होंगे और वहाँ पे महंगे बजट पास हो रहे होंगे। सीरियसली ये दूसरे हॉस्पिटल में पड़े होंगे और इनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना महफूज नहीं होगी। यही हाल है, बस अल्लाह पाक महफूज करे हमारे मुल्क को, कराची को और पाकिस्तान को, एक नेक और हमदर्द जो है हमें हुक्मरान अता हो। हमारा रोना, हमारा करलाना आपका भी यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, अच्छे गुड गवर्नेंस हो, यहाँ पे लोगों को ईमानदारी का सर्विसेज डिलीवर की जाए, लोगों की खिदमत की जाए। सरकार का मतलब खिदमत करना है, सरकार का मतलब झंडे उठा के और दूसरों को जबरदस्ती उनको जो है जरमाल बनाना। और कॉन्फिडेंस देखें, इनको कॉन्फिडेंस भी इतना आता है, पुलिस को जो है ना वो इन्होंने छूट दी हुई है कि बस वो पुलिस भत्ताखोरी में जो है ना वो मगन रहे, उनको मौका मिल जाता है। और आप देखें उनको पूरी दुनिया में अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पुलिस वाले गुत्थम गुत्ता हुए, बदमाशी देखें, गुत्थम गुत्ता हुए में
और शहरी को जो है ना वो मार रहे हैं। मतलब पुलिस को किसने इजाजत दी है, ट्रैफिक पुलिस को, कि वो शहरियों को मारे? अभी हमारी स्क्रीन पर मोहसिन साहब एक वीडियो भी चल रही है जिसमें वो पुलिस वाले एक शहरी को एहतजाज करने पर उसको मारना शुरू कर दिया उन्होंने, और गुत्तम गुत्ता हुए एक दूसरे के साथ। अब मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में ये होता है कि वो साल में ये आपस में तय करते हैं हम चालान कम से कम करेंगे और लोगों की एडवोकेसी करेंगे, उनकी शऊर बेदार करेंगे ताकि वो चालान ना करें, वो कानून के ऊपर अमल दरामद करें। हमारे यहाँ क्या हुआ है, ये खबर आपने देखी होगी कि चालान इस साल इतने करोड़ रुपए इजाफी चालान काटे जाएंगे। और खुदा की पनाह कि आप पहले से तय कर रहे हैं हमने चालान ज्यादा काटना है। ये सवाल मैं आपसे करने वाला था कि मुझे इंकशाफ ये हुआ है, लोगों को उकसाना है कि वो वायलेशन का है और वायलेशन पे हम चालान करेंगे। नहीं, मुझे इंकशाफ हुआ है मोहसिन साहब, मुझे इंकशाफ हुआ है कि 1 अरब 30 करोड़ का तखमीना रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि इसके चालान और जुर्माने किए जाएंगे 2025 2026 के दरमियान, यानी कि 1 साल के अंदर। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म। इसके पर तो मैं कह रहा हूँ अपोजिशन को दबा के इन्होंने रखा हुआ है, जरमाल किया हुआ है। नहीं अपोजिशन क्या, मोहसिन साहब क्या बात कर रहे हैं अपोजिशन की? वो करारदाद पेश होकर इसकी मजम्मती करारदादें पेश होने चाहिए शहरियों को। इसके बात शुरू हुई थी मोहसिन साहब, बात शुरू हुई थी डंपर से और ख़त्म हुई है मोटरसाइकिलों पर। 2 जुमले चाहिए आपके, आखिरी सवाल है आपसे कि बात शुरू हुई थी डंपर से कि डंपर माफिया या डंपर्स ने जो मोटरसाइकिल सवारों को कत्ल किया, मोटरसाइकिल सवारों को जांबा किया, शहीद किया, बच्चियां, बूढ़े, जवान, 300 से ज़ायद लोगों को जो है ना वो शहीद किया, कत्ल किया, उनको के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और नज़ला गिरा। ये वो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है ना कि बर्ग गिरती तो बेचारे मुसलमानों पर। तो यहाँ पर जो नज़ला गिरा है वो गिरा है सारी मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर और गरीबों के ऊपर। तो आखिरी चंद जुमले चाहिए, फिर प्रोग्राम को हम इख्तिताम करेंगे। अभी आखिरी तो ये है कि इन बेचारों मोटरसाइकिल सवारों को और ये गरीब तबके को ये मिल के घेर के मारना चाहते हैं। एक तरफ डंपर छोड़े हुए, आप देखें जहन में, डंपर छोड़े हुए, वहाँ पे ट्रॉलर छोड़े हुए और वाटर टैंकर छोड़े हुए, जाओ इनको रोंदो। जो बच जाते हैं उनको घेर घार के, अच्छा अब ये बच गए, अब इनको हम इनके ऊपर हम जुर्माने लगाएंगे, इनको हम बंद करेंगे। यानी कि ये चाहते हैं कि गरीब तबका रहे ही नहीं, गरीब को ख़त्म करना चाहते हैं, गरीब को उसको इस हद तक इस नहज पे लेके जाना चाहते हैं कि लोग खुदा न खासा खुदकुशी में मजबूर हो। कई लोग बेचारे कहते हैं इस्लाम में अगर खुदकुशी हराम ना होती, यकीन करें मैं आपको वसूख से कहता हूँ, कराची में, सब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेवल खुदकुशियों का होता है। लोग बेचारे गरीब सिसक के अपने घरों में बंद कमरों में मर जाते हैं, लेकिन खुदकुशी से नहीं करते। अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, खुदकुशी हराम है। नाज़रीन भी सुन रहे होंगे, खुदकुशी हराम है, हराम है, हराम है, वो बंदा बख्शिश में नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग जो हुक्मरान तबका है वो लोगों को इस नहज पे लेके जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको माशी, उनका नाख्ता तंग किया जा रहा है, फिर सिविक सहूलियात नहीं है, उनके ऊपर टैक्सेस लाते जा रहे हैं। मैंने तो सोशल मीडिया पर कई जगह मैंने लिखा है इस पर कि हर वो चीज़ जो खरीदी जाती है उसके ऊपर टैक्स है और आवाम उस हर चीज़ को खरीद के लेते हैं। नॉन फाइलर हो या फाइलर हो, वो खरीदता है, टैक्स पे करता है। तो हर बंदा टैक्स पेयर है, उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिल रहा है? धक्के, सड़कों पे खड्डे और धूल और जो है वो ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और हर चीज़ पे हम टैक्स भी देते हैं। और बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, यकीनन हम एक ऐसे मुल्क और ख़ास तौर पर एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीबों की कोई हैसियत नहीं है। और शायद मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी जिसमें गरीबों और अमीरों को अलग अलग किया जाता है और गरीबों को सिर्फ और सिर्फ काम के लिए रखा जाता है और अमीरों को सिर्फ अयाशी के लिए रखा जाता है। और अमीर और गरीबों को मतलब यहाँ तक के गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, नस्ल कुशी की जाती है बाकायदा उस मूवी में। मुझे लगता है कि उस तरह के मामला आज कराची के साथ पेश आ रहे हैं कि सिर्फ कुछ चंद जो लोग हैं वो कराची पर राज कर रहे हैं और अमीर जो हैं वो अमीर रहें और गरीब जो हैं वो इस तरह पिसें और उनको मज़ीद पॉलिसीज़ बनाकर उनको पीसा जाए, कुछ को इमारतों तले जो है दबाया जाए, कुछ को डंपर तले रोन दिया जाए और कुछ को इस तरह जिस तरह पिछले दिनों पंजाब में एक बंदे ने एक शख्स ने शराब तेज़ाब पीकर ख़ुदकुशी कर ली कि उसके वालिद को हिरासत में लिया हुआ था क्योंकि उसके घर का बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं हुआ था।
और ये हमारे मुल्क का हाल है। और इसके ऊपर ना कोई जुर्माना होता है, ना अदालतें इसके ऊपर जो है ना सो मोटो लेती हैं, ना अदालतें बरहम होती हैं। अदालतें हमारी पता नहीं क्या कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह हमारा मुल्क चल रहा है। फिर जब मुल्क लोग छोड़ते हैं तो फिर हमारे इदारे कहते हैं कि ये पाकिस्तान आपने अपने मुल्क को छोड़ दिया। जब मुल्क हमारे ऊपर रियासत हमारे ऊपर जुल्म करेगी और हम टैक्सेस भी दे रहे होंगे तो फिर इंसान आखिरी फ़ैसला क्या करता है अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।